बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इनायत उल्लाह काशिफ एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इन्फॉर्मेशन। ईओबीआई के बुज़ुर्गों को ख़बर हो कि उनका दुश्मन जो ईओबीआई के पेंशन में सबसे बड़ी रुकावट था वो पकड़ा गया है। वो कौन सा मुजरिम है, वो क्या चाहता है, वो क्यों चाहता है और वो किस लिए चाहता है, आज इसी एक मौजू पर बात होगी। इससे ज़्यादा मौज़ूआत पर हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम जब तक हम हक़ाइक़ तक नहीं पहुंचेंगे तो फिर ईओबीआई के अंदर भी इस्लाहात नहीं हो सकती हैं और फिर हमारी अपनी ज़िंदगी में भी इस्लाहात नहीं हो सकती हैं और सबसे अहम पेंशन में इजाफा नहीं हो सकता है। अब जो कुछ हुआ है और ये सारा ये बदौलत हो रहा है हाई कोर्ट के हुक्म के, और साथ साथ जो शकील अहमद मनगरी जो हैं वो भी भरपूर कोशिश में लगे हुए हैं और इक़दामात कर रहे हैं। और इस हवाले से अगरचे उनके जो रुकावटें हैं वो उनके रास्ते में कांटे बिछाए जा रहे हैं, रुकावटें खड़ी की जा रही हैं, लेकिन इंशाल्लाह ये रुकावटें भी बहुत जल्द ख़त्म हो जाएंगी। तो यहाँ पर मैं आपको ये ख़बर देना चाहूँगा कि एम्प्लॉयर्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान और एम्प्लॉयज़ ओल्ड एज बेनिफिट जो इंस्टीट्यूशन है, ये दो इदारे हैं। एक एम्प्लॉयर का इदारा है, उसे ईएफपी कहते हैं, एम्प्लॉयर्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, और जो आपका इदारा है वो एम्प्लॉयज़ ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है। अब एम्प्लॉयर जो है वो अपना कंट्रीब्यूशन देता है और एम्प्लॉयज़ अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, और ये दोनों मिलकर ईओबीआई को जो कंट्रीब्यूशन जमा करवाते हैं वो कंट्रीब्यूशन फिर आपको मिल जाता है। अब क्या हुआ है, वो ये हुआ है कि एम्प्लॉयर्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान और एम्प्लॉयज़ ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूशन, ये दोनों इदारे जो है ये आमने सामने आ गए हैं। सिंध हाई कोर्ट के फैसले के तनाजुर में बकाया जात की अदायगी और शराकत की वसूली के लिए, जो कंट्रीब्यूशन है उसकी वसूली के लिए कंपनीज को ईओबीआई के इदारे ने नोटिस भेज दिए हैं, और अब इस बात को लेकर दोनों के दरमियान झगड़ा शुरू हो गया है। और ईओबीआई ने ईएफपी कंपनियों को नोटिस जारी करने के लिए गैर मुनसिफाना इक़दामात किए हैं। ये कह रहे हैं ईएफपी के बेहतर शरह पर शराकत के बकाया जात का मुतालबा करने, उसकी वसूली के लिए ज़बरदस्ती ज़राए इस्तेमाल करने के बावजूद, और मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने वो कहते हैं ज़ेरे समाअत है, और इन्होंने जो है वो वसूलियाँ शुरू कर दी हैं। अब जनाब ना कंट्रीब्यूशन देते हैं, ना जो साबका बकाया जाता है वो देते हैं। अब ईएफपी के जो सदर हैं इस्माइल सत्तार और नायब सदर ज़की अहमद ख़ान, उन्होंने चेयरमैन ईओबीआई शकील अहमद मनगरी को एक ख़त लिखा है 10 फरवरी को। उसमें कहा है कि ईओबीआई के दफातर ने सिंध हाई कोर्ट के मोरखा जो हाल ही का फैसला है 3/12/2021 का, उस फैसले की बुनियाद पे कंपनी को बकाया जात की अदायगी के लिए नोटिस जारी करने का कहा है और नोटिस जारी कर दिए हैं। मामले के पस मंज़र पर रोशनी डालते हैं कि ईएफपी ने कहा है कि ईओबीआई के नोटिफिकेशंस के जरिए इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी पर लागू होने वाले कम अज़ कम उज्जत आर्डिनेंस 1969 में वफाकी हुकूमत की तरमीम को तमाम सूबों पर लागू किया गया है। इन नोटिफिकेशंस को तमाम सूबों हाई कोर्ट्स में चैलेंज किया गया था, और मज़कूरा नोटिफिकेशन के तहत तमाम सूबाई हाई कोर्ट्स ने अबूरी अहकामात के जरिए स्टे ऑर्डर जो है वो जारी कर दिया था। बाद अज़ां मुअज़्ज़ज़ हाई कोर्ट लाहौर ने अपने फैसले के जरिए मोरखा जो कि 13/5/2016 को केस नंबर जो था रिट पिटिशन नंबर 10/433/2016 ने बिल आखिर ये ऐलान करते हुए मामला निपटा दिया कि मज़कूरा तरमीमी एक्ट के तहत ईओबीआई की तरफ से जारी करदा मोरखा 1/3/2016 को गैर कानूनी सर्कुलर जो है ये है, और सूबा पंजाब पर इसका कोई इतलाक नहीं होगा। नतीजे के तौर पर पंजाब में ईओबीआई की जानिब से दरख्वास्त गुजारों के खिलाफ गैर कानूनी सर्कुलर की तामील में उठाए गए मुतालबे को गैर आइनी और गैर कानूनी करार दिया गया, इसलिए इसे एक तरफ रख दिया गया था। इस तरह पेशावर हाई कोर्ट ने अपने फैसले के जरिए, जो कि मोरखा 30/1/2018 को हुआ था, और
EOBI की जानब से जारी किए गए गैर कानूनी नोटिस सूबा खैबर पख्तूनख्वा पर लागू नहीं होते हैं, इसलिए दरख्वास्त गुजारों के खिलाफ EOBI की तरफ से KPK में दरख्वास्त गुजारों के खिलाफ मुतालबा किया गया कि इसे भी गैर कानूनी और गैर आइनी करार दिया गया और इसे अलग कर दिया गया। ये मामला अभी तक बलूचिस्तान हाई कोर्ट में जो है वो ज़ेर अल्तवा है और वहाँ पर हुक्म का इंतज़ार है। सिंध हाई कोर्ट ने 3/12/2021 को अपने फैसले के जरिए CP को निपटा दिया, जिसमें दरख्वास्तों को खारिज कर दिया गया, ख़ास तौर पर इस बुनियाद पर कि चूँकि EOBI एक्ट 1976 के तहत गैर कानूनी नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिसे दरख्वास्त गुजारों ने चैलेंज नहीं किया था, फौरी दरख्वास्तें कानून में काबिल अमल नहीं थी। एम्प्लॉइज़ फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान ने दरख्वास्त गुजार कंपनियों के साथ मिलकर पहले ही सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपील दायर कर रखी है और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है और वहाँ पर जो है ये चैलेंज किया गया है। अच्छा, अगर इसके पस मंज़र की रोशनी में EOBI के लिए नोटिस जारी करना इंतहाई गैर मुनसफाना है, जिसमें बड़ी हुई शरह पर शराकत के बकाया जात का मुतालबा किया जाता है और इसकी वसूली के लिए ज़बरदस्ती ज़राए इस्तेमाल किए जाते हैं, ख़ास तौर पर जब मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत हो तो ऐसा नहीं किया जा सकता, ये ख़त में कहा गया है। मज़ीद ये कि हमारे नोटिस में ये भी लाया गया है कि EOBI ने अपने पोर्टल के ज़रिए शराकत जमा करने का फ़ैसला किया है और बैंकों को हिदायत की है कि वो कंपनियों की जानिब से रुपए से कम शरह पर अदायगी की जाने वाली शराकत को कबूल ना करें, यानी 13,000 रुपये माहाना, और ये ना सिर्फ सिंध बल्कि पंजाब और पेशावर के लिए भी इसको जारी किया गया है। मैंने आपको याद होगा एक वीडियो इस पर की थी कि जनाब ये जो कम अज़ कम हद मुकर्रर की जा रही है वो अब 13,000 रुपये मुकर्रर की जा रही है। अच्छा, चूँकि हाई कोर्ट ऑफ लाहौर पेशावर ने EOBI के नोटिफिकेशन को कलअदम करार दे दिया है जिस पर शरों पर शराकत का मुतालबा किया गया है, इसलिए EOBI का पोर्टल सिस्टम में मंदरजा बाला जो मैंने आपको आगे बताया है हद मुकर्रर करने का अमल तौहीन अदालत के मुतरादिफ हो सकता है और इसे फौरी तौर पर वापस लेने की ज़रूरत है, सूबा पंजाब और KPK में ख़ास तौर पर। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो इसका नतीजा सिर्फ हमारे अराकीन में बदअमनी होगी, मायूसी का बायस बनेगा और एक बार फिर EOBI की तरफ से पोर्टल सिस्टम के जरिए ज़्यादा शरों पर शराकत की ज़बरदस्ती मुतालबे के लिए अदालत से रुजू करने पर मजबूर हो सकते हैं, जिसका मकसद सहूलत फराहम करना है। EFP का कहना है कि हमवार अदायगी के अमल में रुकावटें पैदा न की जाएं और हम समझते हैं कि EFP की तरफ से EOBI के साथ आपकी क़यादत से शुरू किया गया बातचीत का अमल कानूनी चाराजोई के माहौल की वजह से पैदा होने वाली मौजूदा तात्तुल को बेहतर बनाने के लिए एक हकीकी और मुखलिसाना कोशिश थी, जो कि किसी न किसी वजह से हमारे इल्म में मौजूद वजूहात की बिना पर नहीं हो सकी। EFP को अब भी राय है कि रज़ाकाराना इक़दाम की बुनियाद पर आजनू और EOBI को दरपेश मौजूदा मसाइल और चैलेंजेस का बेहतरीन हल तलाश करने के लिए समाजी मकालमे को जारी रखना चाहिए। और उन्होंने कहा कि एक मीटिंग में EFP से बात करने के लिए सबसे ज़्यादा तैयार हो गया था, जिसे आप इस मौजू पर जल्द अज जल्द बुलाना चाहें। अगर आप इस तजवीज़ से इत्तफाक करते हैं, वो कहते हैं मीटिंग बुला लें और उस मीटिंग में जो है हम आपस में मिल बैठ कर मामले को जो है वो तय कर लेते हैं। अब 10 जनवरी 2022 को EOBI ने एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें अपने मुतल्लिका हुकाम को EOBI के कंट्रीब्यूशन की रिकवरी के लिए ज़रूरी इक़दाम करने का मशवरा दिया है, जैसा कि 17/2/2016 के सर्कुलर में बताया गया। इसमें कहा गया कि सिंध हाई कोर्ट ने EOBI के दलाइल को कबूल किया और दरख्वास्त गुजारों की दरख्वास्तें मेरिट से हट कर खारिज कर दी हैं। सिंध हाई कोर्ट के 3/12/2021 को सुनाए गए फैसले के नतीजे में ये इक़दाम उठाए जा रहे हैं। तो जनाबे वाला अब सर्कुलर जो है वो अभी मेरे पास आ जाएगा, उस सर्कुलर पर भी एक अलहदा से हम वीडियो कर देंगे। लेकिन अब आपको समझ आ गई होगी कि आपके पेंशन में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो लोग हैं जो कंट्रीब्यूशन जमा करवाते हैं, यानी एम्प्लॉयर चाहता ही नहीं है कि वो कंट्रीब्यूशन दे, ना वो बकाया जात देना चाहता है और ना वो जो है अल्लाह आपका भला करे वो अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहता है और ना ही वो मुलाजमीन को रजिस्टर करवाना चाहता है और ना ही रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को वो स्पीडी करना चाहता है, क्योंकि यही वो चोर दरवाजे हैं जिससे बचत होनी होती है। और आपको पता है फिर फील्ड का अमला वो तो फिर आपको पता है इस तरह
के मामलात में पहले ही वो अच्छी खासी जो है वो शोहरत रखता है। वो कहाँ चाहते हैं कि महकमे को पैसे मिले उनकी जेबों में। ये जो रातों रात खरबोपति हो जाते हैं, कोई मिल लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है मुलाजमीन में, ये कैसे होता है? ये ऐसे नहीं होता। ये इसलिए होता है कि ये तमाम तर बचत जो है वो मुख्तलिफ मदों में वो आजनों से वसूल करके उनको रियायत देकर, यानी 1 लाख का फ़ायदा अपना कर लिया, 2 करोड़ का फ़ायदा उनको दे दिया, 2 लाख का अपना फ़ायदा कर लिया, 5 करोड़ का उनको फ़ायदा दे दिया। अब ये फ़ायदा आटे में नमक के बराबर है। अगर वो 4 करोड़ या 5 करोड़ रुपए इदारे को मिले फिर तो बात बनती है, समझ में भी आती है। तो चलो इदारे के पास आए हैं, अब अपने टक्के के फायदे के लिए दूसरों का अरबों रुपए का नुकसान कर रहे हैं। इदारे का भी नुकसान कर रहे हैं, पेंशन का भी नुकसान कर रहे हैं, एम्प्लॉइज का भी नुकसान कर रहे हैं, और जो बेनिफिट्स आने थे, सोशल बेनिफिट्स, वो तो आ ही नहीं रहे हैं। अब समाजी जितने भी फायदा है वो कहाँ मिल रहे हैं? सोशल सिक्योरिटी के कितने अस्पताल पूरे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं? कितना जो है सोशल सिक्योरिटी का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो लोगों को हासिल है? मुझे बताएं ना, ये सहारा वेलफेयर क्यों नहीं चली? क्यों इनका पैसा जो है वो डूबा है और क्यों ये मामलात आगे नहीं बढ़े? इसलिए कि ये सोशल जो सर्विसेज जो है, सोशल बेनिफिट्स लोगों तक या मुलाजमीन तक आने देने ही नहीं चाहते, जिसकी वजह से ये जुल्म हुआ है। और आपका जो सबसे बड़ा चोर है वो मैं समझता हूँ यही एम्प्लॉयर है। पूरे पाकिस्तान का एम्प्लॉयर जो है ना वो सबसे बड़ा चोर है। अब आप कहेंगे वो प्रोडक्शन करता है, जी बिल्कुल करता है प्रोडक्शन, मुनाफा भी तो लेता है। मुझे बताएं, एक मिल के अंदर अगर 800 मुलाजमीन को तनख्वाह मिलती है, क्या कानून के मुताबिक उनको तनख्वाह मिलती है? क्या कानून के मुताबिक उनसे 8 घंटे की ड्यूटी करवाई जाती है? क्या कानून से मुताबिक उनको मुआवजा दिया जाता है? उन बेचारों के पास तो अपॉइंटमेंट लेटर भी नहीं होता। अक्सर आपकी फैक्ट्रीज के अंदर यही होता है कि वो कान से पकड़ के जब चाहे बाहर निकाल दें, मजदूरी दे ना दे। अब सरकार की मुकर्रर करदा मजदूरी कितनी है, वेजेस कितने और इनको कितने मिलते हैं, फिर उसमें कटौतियाँ कितनी होती हैं, छुट्टी कितनी होती है, रेस्ट कितना होता है, उसको मेडिकल अलाउंस कितना मिलता है। अगर ये सारे बेनिफिट्स लगाएं तो खुदा के लिए उनको कुछ भी नहीं मिलता, उनके पल्ले तो कुछ भी नहीं आता, सिर्फ उनकी जिंदगी से खिलवाड़ किया जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं किया जाता। तो सबसे पहले एम्प्लॉयज ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूशन को आप स्टेप लेना चाहिए और खड़े हो जाना चाहिए और डट जाना चाहिए और जबरदस्ती वसूली की जानी चाहिए। कंपल्सरी का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है उसमें, यानी जबरी तौर पे, जरूरी तौर पे जो है ये कंट्रीब्यूशन इनसे वसूल करना चाहिए ताकि गरीब पेंशनर्स की जिंदगियों में सुकून आए। हट गए तो फिर इनका कोई पुरसान हाल नहीं होगा। और ये इदारा जो है ना, अगर कानून की मार न मरा तो अपनों की मार जरूर मर जाएगा। बहरहाल हम ये मुतालबा करते हैं कि ये किसी भी सूरत में एम्प्लॉयर्स के साथ रियायत ना की जाए, जो कानून और ज़ाब्ता है उसके मुताबिक इनसे कंट्रीब्यूशन वसूल किया जाए, जो नॉन रजिस्टर्ड लोग इनके पास हैं उनके रजिस्ट्रेशन के अमल को तेज तर किया जाए, उनकी वसूली की जाए, जो बकाया जात हैं वो इदारा इनसे वसूल करे और वो डिस्ट्रीब्यूट करे गरीब लोगों में और उनकी पेंशन में इजाफा हो। बहुत शुक्रिया।